हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी वीडियो सीडीपी से है और इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने पेपर की तैयारी करते रहिएगा। तो आइए हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला वाला क्वेश्चन जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पहला क्वेश्चन लिया गया है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये है अभिकथन। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण आर है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि ए सही है लेकिन आर गलत है। उसके बाद सेकंड है कि ए और आर दोनों गलत है। थर्ड है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो बताइएगा कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों सही हो जाएगा। कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। सेकंड है कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं दूसरों से। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो देखिए कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। नहीं पूछा गया है, निगेटिव के लिए निगेटिव ही होगा। तो अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये सही नहीं है। या फिर अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये सही नहीं है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। या फिर अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन जो है तो अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो अधिगम के बारे में सही कथन नहीं है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, ये कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। अब यह दर्शाता है कि विकास डॉट डॉट है। तो विकास क्या है कि विकास के क्रम में जो बच्चे होते हैं वो सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। अब यह दर्शाता है कि विकास जो है क्या है, रेखीय है या फिर समीप दूराभिमुख है। यह ऑप्शन नंबर थर्ड है अराजक है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है शीर्षगामी है। तो देखिएगा यहाँ पे कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। अब यह दर्शाता है कि विकास जो है तो वो समीप दूराभिमुख है। यहाँ क्या हो जाएगा, समीप समीप दूराभिमुख। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है।
यानी कि विकास का वो कौन सा पहलू है जिसमें तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो वो है विकास का नैतिक विकास, जिसमें तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, या फिर गतिक विकास में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, या थर्ड वाला ऑप्शन है कि सामाजिक विकास में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, या संज्ञानात्मक विकास में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो देखिए विकास का जो है ये पहलू है संज्ञानात्मक विकास, जिसमें तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। अरु जो है वो रस्सी कूद रही है और उसकी रस्सी उसके पैर में फंस गई, जिसके कारण वो आउट हो गई। अब अरु जो है तो कहती है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? यानी कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें इस तरह के तर्क बच्चे दे रहे हैं कि उसकी वजह से वो आउट नहीं हुई बल्कि वो रस्सी की वजह से आउट हो गई है। तो आइए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं कि संवेदी चालक अवस्था है, या फिर सेकंड है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि रस्सी कूदते समय जब पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अरु की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। किसमें? तो समीपस्थ सिद्धांत ये कहता है कि शैशवावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। या फिर नेक्स्ट है कि सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। या ऑप्शन नंबर 3 है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। या नेक्स्ट है कि विकास सिर से पांव तक होता है। तो देखिएगा कि समीपस्थ विकास सिद्धांत जो है, तो समीपस्थ विकास सिद्धांत शैशवावस्था में ये कहता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ये है अभिकथन और कारण का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं और उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि पैटर्न ढूंढना और पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने के साथ शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब सही विकल्प का चुनाव करना है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत है, या ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएगा। अभिकथन भी सही होगा और कारण भी सही होगा कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो शिक्षार्थी पहले से जानते हैं तो उसी के आधार पर ही तो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि पैटर्न ढूंढना और पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने के साथ शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। ये वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें बदल दिया गया है एक दो शब्द। आगे देखिए इसमें अभिकथन ए कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों द्वारा जो है बचपन तो अलग अलग संस्कृतियों में
अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, क्योंकि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। अब इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला है कि ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद ए और आर दोनों गलत हैं। थर्ड है कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, क्योंकि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। तो यहाँ पे ये नहीं सही होगा, यहाँ पे केवल पहला सही होगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अभिकथन ए कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास जो है वो क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुनिए। तो पहला विकल्प है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए और आर दोनों असत्य हैं, या ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तथा ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं, बिल्कुल बदले जा सकते हैं। ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का तर्क है कि बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि उनके नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो देखिए पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो कि समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, ये कथन सही नहीं है। या फिर नेक्स्ट देखिएगा कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। या ऑप्शन नंबर 3 देखिए कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ देखिएगा कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपसे पूछा जा रहा है निगेटिव कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है के लिए आपको निगेटिव ऑप्शन देखिएगा, तो निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन, ये हो गया निगेटिव। इसी के वजह से कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निगेटिव के लिए निगेटिव ही होगा। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, लेओ वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डाट डाट बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अब लेओ वाइगोत्स्की जो है तो क्या प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों के में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है अनुकूलन, उसके बाद सेकंड है संगठन, ऑप्शन नंबर 3 है असंतुलन, तथा ऑप्शन नंबर 4 है निजी वाक। तो देखिए लेओ वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन निजी वाक के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो स्वनियमन निजी वाक के लिए महत्वपूर्ण है। सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन,
तो यहाँ देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो पहला है कि परिकल्पित तार्किकता, ये मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। या फिर वस्तु अस्थायित्व, ये मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। या फिर नेक्स्ट है इंद्रियों का समन्वय या फिर विकेंद्रण। तो देखिए विकेंद्रण जो है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तो मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकेंद्रण यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रश्न होगा जो कि एक छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। अब उस प्रश्न को देखना है कौन सा प्रश्न होगा। तो यहाँ देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। उसके बाद सेकंड है कि वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो देखिए वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ऐसे प्रश्न जो होते हैं तो छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। ऐसा कौन सा कथन है जो कि संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो पहला वाला कथन देखिए कि संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। या सेकंड है कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि संज्ञान और संवेग दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 है कि संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करते हैं। तो देखिए कि संज्ञान और संवेग के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से प्रभावित करने वाले हैं कि संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। या फिर नेक्स्ट देखिए कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। या नेक्स्ट है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं और उसे प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास पूछा जा रहा है किस प्रकार संसाधित होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास जो है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं तब संदर्भित होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो पहला है
कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, या नेक्स्ट है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण, या सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाह्य आरोपण, या फिर सफलता के लिए बाह्य आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो देखिए, निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, यानी अगर आप असफल हो रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं, तो आप अंदर ही अंदर आरोपण करिए। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन की संभावना यही है। सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए। अब देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, या नेक्स्ट है कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए, या अगला वाला ऑप्शन है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है। वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए, ना ही सामाजिक संबद्धता के आधार पर अलगाव करना चाहिए, और ना ही पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। अब यह जो है तो किसे प्रदर्शित करता है। तो जाहिर सी बात है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करेगा कि कक्षा में जब खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज ने अपनी बहन अपने दोस्त से कहता है कि भाला फेंकने में वह हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि जो है उसकी बहन एक लड़की है और लड़कियां भाला फेंक नहीं सकती। अब यह डांट को प्रदर्शित करता है, तो यह लैंगिक समता को प्रदर्शित करता है, या लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है लैंगिक संबद्धता को प्रदर्शित करता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जब कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। अब यह जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। डिसलेक्सिया जो है तो एक विकार है, ये है पठन संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी हो सकती है। तो पहला है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, या स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, या नेक्स्ट है कि रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, या फिर ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कि डिसलेक्सिया एक विशिष्ट विशेषता है जो कौन सी हो सकती है। तो डिसलेक्सिया हो सकती है जो है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऐसा कौन सा कारक है जो कि समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो पहला है निष्क्रिय अनुसरण,
सेकंड है प्रतिक्रिया समूह, थर्ड है अपसारी चिंतन तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कार्यात्मक स्थिरता। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए पहले कि कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो देखिए समस्या समाधान को बढ़ावा देने वाला कारक है अपसारी चिंतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अपसारी चिंतन डाट डाट जबकि अभिसारी चिंतन डाट डाट है। तो अपसारी चिंतन जो है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, जबकि अभिसारी चिंतन शाब्दिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, या फिर शाब्दिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है अपसारी चिंतन, जबकि अभिसारी चिंतन गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, या फिर नेक्स्ट है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन और एक सही समाधान पर स्थिर होता है अपसारी चिंतन, या फिर एक सही समाधान पर स्थिर है अपसारी चिंतन और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अभिसारी चिंतन। तो देखिएगा यहाँ पे कि अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और जबकि अभिसारी चिंतन तो एक सही समाधान पर स्थिर होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा। तो किसे जो है रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा। एक आकलन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, इसे जो है रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा। या नेक्स्ट है कि एक आकलन एक छात्र के अधिगम में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। या नेक्स्ट है कि एक आकलन जो छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा। तो देखिए रचनात्मक आकलन जो है तो आकलन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, इसे नहीं माना जाएगा। निगेटिव के लिए निगेटिव ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो देखिए उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता आपसे पूछा जा रहा है, तो यह केवल परिणामों पर केंद्रीय होती है। तो केवल जहाँ पे है ये काट दीजिएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला वाला देखिए, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। यह फिर उसके बाद थर्ड है कि यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, तो केवल यहाँ पर भी है। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह व्यापक और सामान्य होती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो देखिए उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता जो है तो यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। किसने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ देखिए पहला वाला ऑप्शन संगीतमय प्रदर्शन या रचना कौशल। उसके बाद सेकंड देखिएगा स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है थर्ड है कि अंतः वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमता है। तो देखिए यहाँ पे कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार तो निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रदर्शन करता है। तो देखिए सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है संगीतमय प्रदर्शन या रचना कौशल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो देखिए कौन जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो पहला है कि अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है।
ये आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। या फिर नेक्स्ट है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। या फिर अगला है कि अभिप्रेरणा जो बाह्य पुरस्कारों से आती है। या फिर अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नेगेटिव हो जाएंगे। पहला कि अभिप्रेरणा जो प्रतिस्पर्धा से आती है, तो ये भी गलत है। उसके बाद अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, ये भी गलत है। तथा अभिप्रेरणा जो बाह्य पुरस्कारों से आती है, ये भी गलत है, क्योंकि बाह्य पुरस्कार से अभिप्रेरणा जो है नहीं आती है। सबसे सही अभिप्रेरणा जो आती है तो आंतरिक, अपने आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा आती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। यानी कि कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है? तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो प्रगतिशील शिक्षा का जो है कौन सा एक प्रमुख सिद्धांत है? पहला है अधिगम प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। या फिर नेक्स्ट देखिएगा कि पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर 3 है कि छात्रों के अधिगम को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। या ऑप्शन नंबर 4 है कि छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि अधिगम प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है तो निगेटिव ऑप्शन है। मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तथा छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए कि सक्रिय होना चाहिए भाई। ये तो भाई निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, बाधित एक डाट डाट स्थिति है जबकि अक्षमता एक डाट डाट स्थिति है। तो बाधित एक क्रियात्मक शारीरिक स्थिति है, बाधित जो है तो एक क्रियात्मक स्थिति है, जबकि अक्षमता जो है तो एक शारीरिक स्थिति है। या फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। या नेक्स्ट है जैविक कार्यात्मक स्थिति है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि कार्यात्मक जैविक स्थिति है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बाधित जो है तो बाधित एक जैविक स्थिति है। बाधित क्या है? तो एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता जो है तो एक कार्यात्मक स्थिति है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाधित जो है तो एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता जो है तो एक कार्यात्मक स्थिति है। तो देखिएगा यहाँ पे इस उत्तर का सही, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन से पाठ का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन से पाठ का उदाहरण? बोलकर सोचना, ये पाठ का उदाहरण है। या संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या फिर रट कर दोहराव। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D ये सही है, या फिर A B C D E सही है, या A B सही है, या फिर A B C सही है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ का उदाहरण है? तो बोलकर सोचना ये पाठ का उदाहरण है, संकेत और इशारे ये पाठ का उदाहरण है, प्रश्न ये भी पाठ का उदाहरण है, और आधा हल किया हुआ उदाहरण ये भी पाठ का उदाहरण है। लेकिन रटकर दोहराओ ये पाठ का उदाहरण नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ऐसा कौन सा स्तर है, यानी किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो पहला वाला ऑप्शन है कि दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या फिर तीसरे स्तर के 5वें चरण में, या ऑप्शन नंबर 3 है कि पहले स्तर के पहले चरण में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है
कि पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो देखिए कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं जिसमें वो आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, तो वो स्तर होता है पहले स्तर के दूसरे चरण में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।